हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 3 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। इस टॉपिक का जो ये वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसमें हमने बात की जल संसाधन के बारे में बड़े डिटेल में, साथ ही हमने थोड़ा सा समझा भारतीय जल संसाधन को, है ना। भारत में क्या व्यवस्था है, कैसे वहाँ पे भूमिगत जल क्या है, इन सभी के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में बात की। अब ये टॉपिक में हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, भारत की कुछ बहुउद्देशीय परियोजना की। ज़्यादा नहीं है, इनकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। कुछ नहीं करना आपको, इससे नोट्स बना लीजिए। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, या चाहे तो आप इन राज्य, परियोजना और नदियों के नाम, इन्हें चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको जानकारी देती जाती हूँ। देखिए, भारत में विभिन्न उद्देश्यों जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, भारत में विभिन्न उद्देश्यों जैसे सिंचाई हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, पेयजल आपूर्ति हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो गया, फिर जल परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, वन्य जीव संरक्षण आदि की पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत जो है इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। इस मतलब इन उद्देश्यों के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है स्टार्ट की जाती हैं। इसीलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परियोजनाओं को क्या कहा है, इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। देखिए, भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, 5 परियोजनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, फिर रिहंद परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में मैंने नोट्स वाइज, पॉइंट वाइज बनाया हुआ है। आप फटाफट से मैं आपको बता दीजिए तो आप लिखते जाइए। देखिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है और हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की प्रमुख वितरिका है, जो बंगाल में गंगा नदी से अलग होकर के दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दामोदर नदी 2 राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। मानसून काल में छोटा नागपुर पठार पर वर्षा होती है, परंतु दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने क्लास 9 क्लास 8 किसी वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने टेनेसी घाटी परियोजना 1933 में बनाई गई थी। टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि बाकी सब तो सुना भी होगा आपने, ये चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, तो इसे आप नोट कीजिएगा। देखिए, दामोदर घाटी निगम ने इस समस्या को रोकने के लिए 8 बांध बनाए, जिनमें कोनार, मिथान, तिलैया और पंचेत हील बांध प्रमुख हैं। ये कौन से? कोनार, मिथान, तिलैया और पंचेत हील, ये इंपॉर्टेंट बांध है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना की। पंजाब में सतलज नदी के पानी को रोक करके 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से? भाखड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है और नंगल जो कि पंजाब में है। इसे संयुक्त रूप से भाखड़ा नंगल बांध कहा जाता है, ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध के पीछे जिस जलाशय का निर्माण हुआ है उसे गोविंद सागर झील या गोविंद सागर जलाशय कहा जाता है, ठीक है। भाखड़ा नंगल सिर्फ भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये कितना है? 226 मीटर है, ठीक है। भाखड़ा नंगल परियोजना 3 राज्यों से होकर की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी? पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इस परियोजना का लाभ उठाते हैं। दिल्ली भी लाभ उठा लेती है बीच में। देखिए, भाखड़ा नंगल बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इससे ऊंचा एकमात्र बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, ये भी भारत में ही आता है, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर है। देखिए, गोविंद सागर झील जलाशय, इसकी गिनती मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के बाद भारत में देश के दूसरे सबसे बड़े
जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में की जाती है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, आप इन सभी को मैं इसलिए आपको टाइम दे रही हूँ कि आप इनको वो करते रहिए, क्या बोलते हैं उसको, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बना लीजिए। चाहे तो आप, बेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप टाइम मिले तो, या अपने टाइम टेबल के हिसाब से जब ज्योग्राफी का टाइम होगा उस टाइम पे नोट्स बना लीजिएगा। अब रेहंदबाद परियोजना की बात कर लेते हैं कि रेहंदबाद परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है। सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकल करके बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप इन सब नदियों के बारे में तो बहुत डिटेल में आप पहले से ही जानते होंगे, है ना। मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हो ना करें, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई तो आपको पता ही होगा। वैसे मैंने अपनी वीडियोस में इन सब के बारे में डिटेल में बात की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे यूट्यूब चैनल के यूपीएससी टाइम के प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 6, 7, 8, 9 की मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। क्लास 10 की क्लास सेकंड तक की वीडियो मैंने बना दी है, चैप्टर सेकंड तक की, वहाँ तक आप देख सकते हैं। आज थर्ड भी अपलोड हो गया, तो धीरे धीरे आपको अपडेट मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। चलिए देखिए, सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकल के बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत 90 मीटर ऊंचा और 930 मीटर लंबा कंक्रीट बांध बनाया गया है तथा गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम, ध्यान रखिएगा वो गोविंद सागर था, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण भी किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंदबाद में ओबरा परियोजना, रिहंदबाद को ओबरा परियोजना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओबरा परियोजना की बात जब भी हो तो आप ध्यान रखिएगा कि ये रिहंदबाद की बात कर रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब आते हैं हम हीराकुंड बांध पे। देखिए, उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध बनाने से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अभी अभी मैंने बताया बिहार का शोक किसे कहा जाता है ना। देखिए, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। ठीक है, अब हम कोसी परियोजना पे आ जाते हैं जल्दी से। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, नेपाल से होती हुई बिहार में प्रवाहित होती है। कोसी नदी बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी हिमालय से बहा कर लाए गए अवसादों से मैदानी क्षेत्रों में आकार अपने मार्ग को क्या कर लीजिए, अवरुद्ध कर लेती है और अपना मार्ग बदल देती है और विसर्पित होने लगती है। मतलब इस तरीके से ऐसे होने लगती है, मतलब अलग ही चली जाती है। कई बार क्या होता है कि बिहार में लोग रात में सोते हैं और सुबह नींद खुलती देख रहे हैं भाई पैर के नीचे से पानी आ रहा है, पानी बहना स्टार्ट हो गया। कब अपना रास्ता बदलते कुछ कह नहीं सकते इसका। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी से उत्पन्न इस समस्या से समाधान प्राप्त करने के लिए हनुमान नगर नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, जिसे हनुमान नगर बैराज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते, अब हम बात कर लेते हैं चंबल नदी की, चंबल परियोजना की। देखिए, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकल करके राजस्थान में होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी पर से मिलती है। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलकर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के पास किस नदी से मिलती है, यमुना नदी से मिलती है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे बोलूं। चंबल नदी के पानी का उपयोग करने के लिए हम इस 3 बांध का प्रयोग किया गया है। 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? पहला बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध राजस्थान में, महाराणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में, और गांधी सागर बांध कहाँ? मध्य प्रदेश में। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब हम आते हैं नर्मदा घाटी परियोजना पे। देखिए, नर्मदा नदी के जल का प्रयोग करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के तहत अनेक बांधों का निर्माण किया गया है।
किया जा रहा है। इसमें 4 प्रमुख है, कौन कौन से? नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, माहेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, और उसके बाद चौथा कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। अब आते हैं हम सरदार सरोवर परियोजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में से लाभान्वित होने वाला मुख्य जो राज्य है वो है गुजरात। इस परियोजना से गुजरात के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में नहरों द्वारा जल का प्रयोग किया जाएगा। इससे कृषि जो है बेहतर बनेगी। देखिए, ये तो डाउट इसमें कुछ नहीं है कि बांधों से या डेवलपमेंट से तो बेहतर होता ही है, देश के लिए ये सब जरूरी है। बस कोशिश कीजिए कि हम जो अपनी तरफ से कर सके, और गवर्नमेंट को चाहिए, जो कि कर भी रही है गवर्नमेंट, तो चाहिए कि थोड़ा सा जंगलों के लिए, थोड़ा सा जो है एनवायरनमेंट के लिए वर्ल्ड को, इंडिया को मतलब पीपल टू पीपल लोगों को सोचने की, समझने की और दिल से फील करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ फील करने की, उसके लिए कुछ करना भी चाहिए लोगों को, है ना। देखिए, ये हो गया। अब देखिए, इस परियोजना से सबसे ज़्यादा अधिक घाटा मध्य प्रदेश राज्य को होगा, क्योंकि बांध के पीछे का जल स्तर ऊंचा उठने के कारण वह क्षेत्र हमेशा के लिए बाढ़ की चपेट में आ जाएगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा। देखा आपने, ये अच्छी एक तरफ बेनिफिट है, एक तरफ बुराई है। तो बेनिफिट के साथ साथ मैं किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर हम बेनिफिट्स को देखते हैं तो साथ में उनसे जो बैड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में भी सोच कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत इस परियोजना के विरोध स्वरूप में हुई थी। नर्मदा नदी की भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन कौन सी 5 तो नदी हैं? सबसे बड़ी गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, फिर नर्मदा। कृष्णा और गोदावरी, मतलब गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की 3री सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा का जल ग्रहण क्षेत्र 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में है। नर्मदा का 86% जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में, 12% गुजरात में, 2% महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। अब केन बेतवा लिंक परियोजना, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। चलिए, देखिए, केन एवं बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। केन एवं बेतवा दोनों नदियां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती हैं। इस परियोजना से यह विचार में आया कि केन और बेतवा को एक नहर के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो दोनों राज्यों में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। और इस नदी के बीच बुंदेलखंड का क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होती है उसे भी इससे बेनिफिट होगा। यह परियोजना 25 अगस्त 2005 से प्रारंभ की गई थी। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इन्हें अमृत क्रांति नाम दिया गया था। देखिए, अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। दूसरे शब्दों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पंजाब में सतलज और व्यास नदी कपूरथला के निकट जहाँ मिलती है वहाँ हरिके बैराज नामक बांध बना दिया गया, वहाँ पे बांध का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। हरिके बैराज बांध से एक नहर निकलती है जिसे राजस्थान फीडर नहर कहते हैं। राजस्थान फीडर नहर ही इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति करती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के मुख्य रूप से 4 जिलों को जल की आपूर्ति करती है, 4 जिलों को, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर इन जलों का जो क्रम है वो निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर ही राजस्थान के पश्चिमी जिले में कृषि संभावित हो सका है इसी के कारण,
ठीक है, अब हम अपने लास्ट परियोजना की बात कर लेते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना, टिहरी बांध परियोजना के बारे में। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भगीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भगीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है, इसे नोट रखिएगा। हिमालय भूकंप के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है, अर्थात यहाँ रिक्टर स्केल पर 5 या इससे अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं थी, जितना हो सका जो भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। आपने परियोजनाओं को नोट कर लिया होगा। मैंने कोशिश की है कि सभी जो राज्य हैं उनकी परियोजनाओं को ऐड करें। अगर एक आध दो छूट गया तो आप बता दीजिएगा, उसे मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ 4, उसे आप नोट कर लीजिए। जैसे मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना कौन सी है? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। भारत के सबसे ऊंचा, अभी मैंने बता दिया, गुरुत्वी बांध भाखड़ा है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो भी थी मैंने बता दी है, नदियों के नाम बता दिए हैं। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे जैसे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड।